बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। और मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद राहील साबर। तो हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 2 जो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। आज हमारा उसके ऊपर लेक्चर नंबर 29 है। तो आज के लेक्चर में आइए देखते हैं हम क्या पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है न्यूक्लिक एसिड, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। उसके अंदर हम पढ़ेंगे डीएनए और डीएनए के अंदर हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड जो बड़ा ही मशहूर मॉडल है वाटसन क्रिक मॉडल, जो कि 2 दफ़ा हमारे जो है वो पेपर में लॉन्ग आ चुका है। तो साथ साथ याद रखिएगा, मैं बताता रहता हूँ कौन सा लॉन्ग है कौन सा शॉर्ट है। तो ये जो वाटसन क्रिक मॉडल हम एंड पे डिस्कस करेंगे, बड़ा छोटा सा मॉडल है जो आप 9-10 के अंदर पढ़ के भी आए हैं और वही यहाँ पे भी है, एग्जैक्ट वही पॉइंट्स होंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी हमारे जो है वो पास पेपर में इंटरमीडिएट में आ चुका है। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड फर्स्ट आइसोलेट इन 1869 बाय एफ माइस्चर। और कहां से डिस्कवर किया था? फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ द पस सेल। तो जो पस होता है यानी जिसे आप रेशा बोलते हैं, रेशे के न्यूक्लियस में से इसे फर्स्ट टाइम क्या किया गया था? डिस्कवर किया गया था। अब चूंकि ये न्यूक्लियस में से डिस्कवर किया गया था इसलिए हम इसे बोलते हैं न्यूक्लिक। ठीक है जी। अब न्यूक्लिक एसिड नाम है इसका। तो रेशे में से निकला उसके न्यूक्लियस में से, तो हम उसे बोलते हैं न्यूक्लिक। और बाय नेचर क्या है? एसिडिक है। तो इन दोनों को मिला के इसका नाम रख दिया गया न्यूक्लिक एसिड। एसिड बाय नेचर और न्यूक्लिक क्योंकि न्यूक्लियस से निकला है। अब अगर हम देखें न्यूक्लिक एसिड तो इसकी 2 कैटेगरीज हमारे सामने। फर्स्ट को हम बोलते हैं डीएनए और सेकंड को हम बोलते हैं आरएनए। और आपने सुनी भी होगी, डीएनए स्टैंड्स फॉर डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर हम इन दोनों की लोकेशन को देखें तो आरएनए जो होता है वो साइटोसोल के अंदर और राइबोसोम्स के अंदर होता है। आपने पढ़ा था 50% जो राइबोसोम्स होता है वो प्रोटीन बाय नेचर है और 50% जो है वो आरएनए बाय नेचर है। और डीएनए कहाँ होता है? ये हमारे क्रोमोसोम्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये 3 जगह हैं जहां पर ये क्या होता है, हमारे पास डीएनए होता है। जी न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या है? अगर किसी भी हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की तरफ जाएं, किसी भी मैक्रो मॉलिक्यूल की तरफ जाएं, तो हर मैक्रो मॉलिक्यूल जो होता है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है जिन्हें हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह न्यूक्लिक एसिड भी हमारे पास, चाहे वो डीएनए बाय नेचर हो चाहे वो आरएनए बाय नेचर हो, वो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनता है। उन माइक्रो यूनिट्स को, उन सब यूनिट्स को हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। सो न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? ये सब यूनिट है न्यूक्लिक एसिड का। और सब यूनिट 2 हमारे पास न्यूक्लिक एसिड की टाइप थी, एक डीएनए था एक आरएनए था। तो अगर वो डीएनए का सब यूनिट है तो वो होंगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, और अगर वो आरएनए का सब यूनिट है तो वो हमारे पास होगा राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो इस तरह 2 तरह के हमारे पास क्या होंगे? न्यूक्लियोटाइड। और अगर हम कॉम्पोजिशन देखें न्यूक्लियोटाइड की कि न्यूक्लियोटाइड बना किससे हुआ है, तो न्यूक्लियोटाइड में एक होता है जी पेंटोज शुगर। ये देखिए जी, ये आपके पास पेंटोज शुगर है। और पेंटोज शुगर इसी चैप्टर में मैंने जब आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया तो मैंने बताया था ये मोनोसेक्राइड है। ठीक है जी, मोनोसेक्राइड जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 से 7 तक होते हैं। तो 5 इसमें क्या है? कार्बन है, इसलिए पेंटोज शुगर बोला। तो पेंटोज हो, हेक्सोज हो, हेप्टोज हो, वो इंक्लूड होती है मोनोसेक्राइड में। तो पहला जो सब यूनिट है वो है मोनोसेक्राइड, जो है पेंटोज शुगर। सेकंड है जी नाइट्रोजनस बेसिस। ये आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस है जो अटैच है फर्स्ट कार्बन के साथ। कार्बन 1 के ऊपर क्या अटैच है जी? नाइट्रोजन बेस। और यहां पे है जी थर्ड फास्फेट जो कि अटैच होती है कार्बन नंबर 5 के ऊपर। तो न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के अंदर पहला जो काम था वो मोनोसेक्राइड का है, जो कि 5 कार्बन वाली एक शुगर है। पहली कार्बन के साथ अटैच है जी नाइट्रोजनस बेस, और 5th कार्बन के साथ अटैच है हमारे पास क्या? फॉस्फेट ग्रुप। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, फर्स्ट कार्बन पे क्या अटैच है, 5th कार्बन पे क्या अटैच है, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। आइए जी पेंटोज शुगर की बात करते हैं, क्योंकि 3 ही तो पार्ट आपने पढ़े न्यूक्लियोटाइड के अंदर। एक पेंटोज शुगर है, एक राइबो शुगर पेंटोज है, एक आपके पास जो है वो क्या है जी? नाइट्रोजनस बेस, और एक आपके पास क्या है जी? फॉस्फेट। तो आइए जरा उन्हीं को देखते हैं डिटेल में। तो पहले हम चल रहे हैं पेंटोज शुगर के अंदर। तो आरएनए में वो जो पेंटोज शुगर उसे राइबोज शुगर कहते हैं, और उसका फार्मूला है C5H10O5। और पहले पढ़ा न्यूक्लिक एसिड तो 2 तरह का है, डीएनए और आरएनए। तो अगर वो डीएनए होगा तो उसमें कौन सी शुगर है जी? वो डीऑक्सी राइबो शुगर है। कार्बन उतनी ही है, हाइड्रोजन उतनी है, फर्क किसका पड़ गया? ऑक्सीजन का, यानी एक ऑक्सीजन कम होती है। इसी वजह से डीऑक्सी
का वर्ड जो है वो यहां पे हम यूज करते हैं। तो अब जो पेंटा शुगर है वो आरएनए में राइबोज है और डीएनए में डीऑक्सी राइबोज है। ये स्ट्रक्चर देखिए आपको नजर आ रहे हैं, यहां पे कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, इसी तरह इसमें भी 1 2 3 4 और ये 5। तो आप डिफरेंस देख लीजिए राइबोज का और डीऑक्सी राइबोज का। कार्बन 2 का कंपैरिजन कीजिए, एक तरफ दोनों तरफ एच एच है और एक तरफ एच और ओ एच है, तो डिफरेंस किसका है जी? ओ का डिफरेंस है, जिस बेस पे फॉर्मूला जो है वो दोनों का क्या होता है? डिफरेंट। तो ये था पहला स्ट्रक्चर। दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं जो है नाइट्रोजनस बेस यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ये दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं पायरामिडीन। अब पायरामिडीन क्या होते हैं? जो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें पायरामिडीन कहते हैं। अब जो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है पायरामिडीन वाले वो हमारे पास हैं जी साइटोसिन, थायमीन और यूरासिल, ये इसके अंदर शामिल हैं। ये देखिए जी नीचे आपको नजर आ रहा है साइटोसिन, इसका भी एक ही रिंग है, यूरासिल इसका भी एक ही रिंग है, थायमीन इसका भी एक ही रिंग है। तो ये तीन हमारे पास नाइट्रोजनस बेस यहां पे शामिल हैं जिनके अंदर क्या है जी? सिर्फ एक रिंग है। और सारे रिंग अगर आप गौर से देखें तो 6 कॉर्नर रिंग बनते हैं और सब में नाइट्रोजन आप चेक कर लीजिए कंपलसरी है, जब भी तो हम इन्हें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड यानी नाइट्रोजनस बेसिस कहते हैं। अब नेक्स्ट जो दूसरा पार्ट है उसे हम बोलते हैं प्यूरिन, जो कि 2 रिंग वाला है यानी डबल रिंग स्ट्रक्चर है। अब डबल रिंग स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? हमारे पास एडिनिन है, ए से आप उसे एब्रीवेट करते हो, गानीन है, जी से आप उसे एब्रीवेट करते हो। ये नीचे जो है इनके स्ट्रक्चर देखिए जी, ये आपके पास एडेनिन है, ये आपके पास गानीन है। इन दोनों का आप अगर गौर से मुशाहदा करें तो दोनों के अंदर 2 रिंग हैं। अब ये पहले वाला रिंग 5 कॉर्नर वाला, आगे वाला 6 कॉर्नर वाला, तो ये 2 रिंग वाला स्ट्रक्चर है और पहले वाला भी 2 रिंग वाला स्ट्रक्चर था। जबकि पायरामिडीन में जो आपने पढ़ा वो आपके पास क्या थे? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर थे। तो डिफरेंस रिंग की बेस पे आ गया। तो जो सिंगल रिंग वाले हैं वो प्यूरिन, जो डबल रिंग वाले हैं वो आपके पास पायरामिडीन है। अब जो आपके पास जो नेक्स्ट है, हमने पढ़ा पहला था पेंटोस, पढ़ लिया। दूसरा क्या था? नाइट्रोजनस बेसिस, पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जी तीसरा, जो कि है फॉस्फेट ग्रुप। अब फॉस्फेट ग्रुप में आए तो फॉस्फेट ग्रुप किस फॉर्म में होगा? फॉस्फोरिक एसिड की फॉर्म में होगा। अब ये जो फॉस्फोरिक एसिड है इसका फॉर्मूला है H3PO4 और ये देखिए जी ये आपके सामने स्ट्रक्चर है जिसमें H3PO4 जो है ये आपको नजर आ रहा है। इस फॉर्म में जो है ये हमारे पास डीएनए में होगा। और कहां होगा? पीछे मैंने बताया था शुगर की 5वीं कार्बन के ऊपर ये क्या होता है? अटैच होता है। आइए जी बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के नोमेनक्लेचर स्टैंड्स फॉर, नोमेनक्लेचर कहते हैं असाइनिंग द साइंटिफिक नेम। अब नोमेनक्लेचर ऑफ न्यूक्लियोटाइड स्टैंड्स फॉर के न्यूक्लियोटाइड का नाम कैसे रखा जाता है? तो स्टूडेंट अभी मैंने बताया हमारे पास 2 तरह के नाइट्रोजनस बेस थे, प्यूरिन और पायरामिडीन। एक में 3, एक में 2, तो 5 आपके पास टोटल नाइट्रोजनस बेसिस हैं। अब एक न्यूक्लियोटाइड में एक वक्त में एक जो है वो क्या होती है? नाइट्रोजनस बेस होती है। जब एक नाइट्रोजनस बेस होती है तो उसकी बेस पे नेम असाइन किया जाता है उस न्यूक्लियोटाइड का। सो नोमेनक्लेचर ऑफ न्यूक्लियोटाइड क्या होगा? डिपेंडिंग अपॉन नाइट्रोजनस बेस जो कि अटैच होगी। और कहां अटैच होगी? ये मैंने अभी आपको पीछे कॉम्पोजिशन में बताया था। नंबर जो है फर्स्ट कार्बन वाली जो है उस पे अटैच होती है। अब 5 टाइप्स, तो अभी मैंने बताया कि 5 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड थे, एडेनिन, गानीन, थायमीन, साइटोसिन और यूरासिल। तो अब ये जो 5 नाइट्रोजनस बेसिस हैं एक वक्त में एक न्यूक्लियोटाइड में एक अटैच होनी है, तो फिर नेम भी उसी बेस पे होगा। अब टिपिकल न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसमें क्या होगा? नाइट्रोजनस बेस एट कार्बन नंबर 1, बड़ी दफा मैं अभी बता चुका आपको, फॉस्फेट एट कार्बन नंबर 5। तो अब ये देखिए जी ये मेरे पास नाइट्रोजनस बेस है। फर्स्ट जो है वो 5 तरह की आपको नजर आ रही हैं। इन 5 तरह की में से जो अटैच होगी उस बेस पे हम क्या करेंगे? न्यूक्लियोटाइड का नेम असाइन कर देंगे। सो नेम डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ nitrogenous base which will be attached at carbon number 1. so ये आपके पास पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट, कंपाउंड फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ बेस एंड पेंटोज शुगर, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। और अगर न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फोरिक एसिड भी ऐड कर दिया जाए देन इट विल बी कंसीडर एज न्यूक्लियोटाइड। तो स्टूडेंट ये देखिए जी ये मेरे पास जो है ये है नाइट्रोजनस बेस, ये मेरे पास है आपके पास
पेंटा शुगर। तो यहां तक जो चीज होगी, ये दो चीजें, इन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। और जैसे ही कार्बन 5 के ऊपर अटैच हो जाता है फॉस्फेट, तो तब आपके पास बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब यह हुआ कि साइड जब तक वर्ड होगा तब तक फॉस्फेट अटैच नहीं होगा, और न्यूक्लियोटाइड जब वर्ड होगा उसमें फॉस्फेट भी होगा। तो एक में दो चीजें शामिल हैं न्यूक्लियोसाइड में, वो कौन कौन सी है? नाइट्रोजन बेस और राइबो शुगर। और न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें अटैच हैं, उसमें फॉस्फेट भी क्या हो जाता है? ऐड। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एक पीछे हमने पढ़ा प्यूरिन और पायरामिडीन, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और अभी जो मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। यहां एक और चीज बताता चलूं, यहां आपने देखा एक फॉस्फेट नीचे लिखा हुआ है मोनो, और अगर दो आ जाते तो फिर इसका नाम होता डाई, और अगर तीन आ जाते तो क्या होता? ट्राई। तो इस तरह नंबर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप की बेस पे न्यूक्लियोटाइड की डिफरेंट फॉर्म्स बनती हैं, टाइप नहीं फॉर्म। टाइप नाइट्रोजन बेस पे डिपेंड करेगी, फॉर्म नंबर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप पे डिपेंड करते हैं। जैसे अभी एक है तो इसे मैं क्या बोलूंगा? मोनो। आगे जाके मजीद बताएंगे कि मोनो, डाई और ट्राई किस तरह बनते हैं। आइए जी, नेक्स्ट है हमारे पास डीएनए। तो न्यूक्लिक एसिड शुरू किया हुआ था, हमने पढ़ा उसके दो पार्ट हैं, एक है डीएनए और एक है आरएनए। तो आइए जी, पहला जो उसका पार्ट है डीएनए, उसको डिटेल में देखते हैं। तो डीएनए इज हेरिडिटरी मटीरियल, यानी वरासती मादा है, विच कैन बी इनहेरिट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, विच विल बी इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। उसे हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटरी मटीरियल। तो ये हमारे पास हेरिडिटरी मटीरियल है। और कंट्रोल द प्रॉपर्टीज एंड पोटेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। तो डेफिनेटली एक सेल की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, एक ऑर्गेनिज्म की जितनी भी पोटेंशियल एक्टिविटीज हैं, स्टैंड्स फॉर कि जो जो उस सेल ने करना है, जो जो उस इंडिविजुअल ने करना है, जो जो उस इंडिविजुअल में शो होना है, वो सारे का सारा कोड होता है डीएनए के अंदर, न्यूक्लियोटाइड के अंदर। उसी बेस पे इनके सारे फंक्शन को क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो अभी आपने पढ़े 5 तरह के टाइप्स बन रहे थे न्यूक्लियोटाइड के, एक एडेनिन, एक गानिन, एक थाइमिन, एक साइटोसिन और एक यूरासिल था। अब इन पांचों में से 4 डीएनए में है। कौन से डीएनए में है? नंबर 1 डी स्टैंड्स फॉर डीएनए से, डीऑक्सी से। सो डीऑक्सी से पहला है जी अडीनोसिन मोनोफॉस्फेट, सेकंड है जी गॉनोसिन मोनोफॉस्फेट, थर्ड है जी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, एंड द लास्ट वन इज थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। तो 4 बोले थे, ये 4 मैंने काउंट कर दिए। इसका मतलब इसमें जो है वो यूरासिल शामिल नहीं है, यूरासिल शामिल नहीं है। वो किस में होता है? वो आरएनए में होता है, और वो रिप्लेस करता है किसको? वो थाइमिडीन को रिप्लेस करता है। सो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स लिंक टुगेदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। अब स्टूडेंट ये बात आपने याद रखनी है। आपको याद होगा जब आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा तो आपने कहा जी मोनोसैकेराइड जब लिंक करते हैं तो उनमें कोवलेंट बॉन्ड था, जिसे आपने कहा उसे हम बोलते थे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। फिर हम जब प्रोटीन में गए तो आपने कहा जी जब अमीनो एसिड लिंक करते हैं तो उनके दरमियान एक कोवलेंट बॉन्ड होता है, जिसे आपने कहा था पेप्टाइड लिंकेज। तो बिल्कुल इसी तरह जब आपके पास एक पॉलीमर बनना है, यानी कई छोटे छोटे यूनिट आपस में जुड़ने हैं और जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स बनना है, तो डेफिनेटली इसमें भी क्या होंगी? बॉन्डिंग्स होंगी, जो उन छोटे यूनिट्स को क्या कर रही हैं? सपोर्ट कर रही हैं। तो यहां पे जो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ रहे हैं और जुड़कर एक पॉलीमर, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो उनमें बॉन्डिंग कौन सी है? तो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग हमारे पास क्या कहलाती है? वो बॉन्डिंग हमारे पास कहलाती है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। सो ये वो लिंकेज है जो 2 न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ेगी, 3 को जोड़ेगी, 4 को जोड़ेगी और फाइनली पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर को आपस में जोड़ेगी। तो बाय नेचर ये क्या है? कोवलेंट बॉन्ड है। ये देखिए जी, ये हम यहां पे आपके सामने शो हो रहा है। ये पहला, अगर आप गौर से देखें तो ये आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड दिखाया गया है। अब उस न्यूक्लियोटाइड में कार्बन 1 के ऊपर बेस अटैच है और कार्बन 5 के ऊपर फॉस्फेट अटैच है। अगर आप गौर करें तो कार्बन 3 का जो OH है वो आपको रेड कलर का शो हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह नीचे भी एक और न्यूक्लियोटाइड शो हो रहा है। उस न्यूक्लियोटाइड में भी एग्जैक्ट वैसे फर्स्ट कार्बन के साथ बेस है, 5th के साथ फॉस्फेट है और बाकी 2 और 3 के OH क्या हैं? फ्री हैं। अब क्या होगा? फर्स्ट वाले न्यूक्लियोटाइड की थर्ड कार्बन का OH और सेकंड वाले न्यूक्लियोटाइड के 5th का फॉस्फेट का OH
आपस में क्या करेंगे, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे। जब वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे तो चेक कीजिए यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो गया, रिमूव हो गया, और फर्स्ट वाले की थर्ड कार्बन और सेकंड वाले की फिफ्थ कार्बन के फास्फेट का OH ग्रुप इन्वॉल्व हुआ है। अब यहां जो बॉन्डिंग बनी है उसे हम क्या बोल रहे हैं, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। और इस लिंकेज में रिलेशन देखिए चल रहा है फ्रॉम 3 to 5, यानी ऊपर वाले का 3 और नीचे वाले का क्या है 5। तो यहां पे क्या है जी, दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, डाई न्यूक्लियोटाइड। तो यहां आप देखिए जी, ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिखाया ये डाई था, 3 जुड़ जाते तो ट्राई, 4 जुड़ जाते तो टेट्रा। तो डीएनए हमारे पास डाई है कि ट्राई है कि टेट्रा है, तो याद रखिएगा डीएनए ना डाई है ना ट्राई है ना टेट्रा है, डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, यानी उसके अंदर कई न्यूक्लियोटाइड आपस में क्या होंगे, अटैच होंगे। अब जो मोस्ट फेमिलियर डाई न्यूक्लियोटाइड है वो है हमारे पास NAD, और अक्सर आपने जो है वो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, क्रैब साइकिल के अंदर, और जो फोटोसिंथेसिस है उसमें केमियोस्मोसिस के अंदर, लाइट रिएक्शन के अंदर इसकी फॉर्मेशन जो है वो देखी होगी कि NAD से NADH में कन्वर्ट होता है और दोबारा NADH से ब्रेक होकर NAD बनता है। तो वहां पे ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, एक्सेप्टर और डोनर का क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में वहां पे ये इन्वॉल्व होता है। तो बड़ा फेमिलियर है ये जो न्यूक्लियोटाइड है। इफ 3 देन ट्राई न्यूक्लियोटाइड, तो ये मैंने आपको गाइड कर दिया, डाई भी होते हैं, ट्राई भी होते हैं, टेट्रा भी होते हैं, और ज्यादातर जो आपके पास आप पढ़ते हो वो डीएनए और आरएनए है, वो हमेशा क्या होता है, पॉली न्यूक्लियोटाइड है। सो डीएनए इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मैंने आपको गाइड कर दिया। डबल हेलिक्स, तो ये आप सबको मालूम है, डीएनए का स्ट्रक्चर आपके पास इस तरह करके कॉइल होता है, तो ये आपके पास क्या होता है, एक डबल हेलिक्स होता है। ये जरा यहाँ पे देखिए, आपको न्यूक्लियोटाइड्स की डिफरेंट फॉर्म नजर आ रही होंगी। आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं। मैंने बताया था डीएनए में थाइमिडीन और आरएनए में थाइमिडीन को रिप्लेस कर जाता है कौन, यूरासिल। तो चेक कर लीजिए जी, एडेनिन, यूरासिल, गानिन और साइटोसिन, तो ये वाले तो होंगे आरएनए के, और अगर यूरासिल को मैं रिप्लेस कर दूं विद थाइमिन तो ये आपके पास बन जाएगा कौन सा, डीएनए वाला। अब यहां पे गौर कर लीजिए, जब एक एक फॉस्फेट है तो मोनो, जब 2 है तो डाई, जब 3 है तो ट्राई। बिल्कुल इसी तरह डीएनए में भी ऐसा है, एक वाले में मोनो, 2 वाले में डाई और 3 वाले को हम क्या बोलते हैं, ट्राई। और यहाँ पे ये स्पेस खाली है, स्पेस इसलिए खाली है क्योंकि यहाँ पे यूरासिल नहीं होता। आरएनए में ये स्पेस खाली है क्योंकि यहाँ पे थाइमीन नहीं होता। तो ये होगी फॉर्म्स की। अब जरा थोड़ी सी हिस्ट्री को देखते हैं कि हिस्ट्री में डीएनए और आरएनए के बारे में किसने क्या क्या किया था। तो ब्रीफ हिस्ट्री में 1951 में एरवन चार्गफ नामी साइंटिस्ट था, उसने क्या किया जी, रेशियोज बताई थी किन की, बेसिस की, और उन बेसिस के मुताबिक जितना एडेनिन होता है उतना ही थायमीन होता है, और जितना ही ग्वानिन होता है उतना ही साइटोसिन होता है न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर, न्यूक्लिक एसिड के अंदर। अब मॉरिस विल्कन और रोजलैंड फ्रैंकलिन ने फर्स्ट टाइम क्या किया, एक्सरेज डायफ्रैक्शन टेक्निक यूज की, ताकि क्या किया जाए जी, डीएनए के स्ट्रक्चर को फाइंड आउट किया जाए, उसका एक प्रॉपर इमेज लिया जाए। और बिल्कुल उसी टाइम पे जेम्स वाटसन ने और फ्रांसिस क्रिक ने एक क्या किया, एक 3D मॉडल बना के सामने रख दिया, दिखा दिया कि जी ये होता है डीएनए, ऐसा होता है डीएनए, ये है डीएनए का स्ट्रक्चर। और इनको हम क्या बोलते थे, इनके स्ट्रक्चर को हम बोलते थे वाटसन क्रिक मॉडल। अब वो मॉडल क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट। नंबर 1, डीएनए मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर स्ट्रैंड। तो डीएनए में 2, ये चेक कर लीजिए 1 और 2, तो 2 हमारे पास डीएनए में क्या होते हैं, स्ट्रैंड्स होते हैं, और ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के इर्द गिर्द क्या होते हैं, ट्विस्ट होते हैं। सो क्या होगा, द 2 स्ट्रैंड्स आर कॉइल्ड अराउंड ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ द डबल हेलिक्स। तो ये दोनों एक दूसरे के इर्द गिर्द ट्विस्ट हैं। हेलिक्स यानी बल खाता हुआ जो है वो क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। और कॉइलिंग ऑफ 2 स्ट्रैंड इज ऑपोजिट, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट मैनर में क्या कर रहे हैं, मूव, और दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। देखिए जी, यहां आपको नजर आ रहा होगा 3 और दूसरा इसके सामने जो है वो 5 है। तो मैंने पहले भी जब पीछे न्यूक्लियोटाइड बताया तो मैंने बताया था फर्स्ट का 3 और सेकंड का 5, तो चेन चल रही थी 3 to 5। इस तरह नाम पड़ता है चेन का 3 to 5, और दूसरी वाली उसी को आप रिवर्स कर दीजिए तो क्या बनता है 5 to 3। तब जाके उनमें आपस में क्या डेवलप होती है, एक पोलैरिटी डेवलप होती है, और वो आपस में लिंक होकर एक दूसरे के साथ क्या कर देते हैं, अटैच हो जाते हैं। सो द 2 chains आर हेल्ड टुगेदर बाय द वीक बॉन्ड्स, और वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं।
तो आपने बचपन में भी बड़ी दफ़ा पढ़ा है कि हमेशा एडेनिन के सामने थाइमिन होता है, गवानिन के सामने साइटोसिन होता है, और जब एडेनिन के सामने थाइमिन है तो आप कहते थे यहां पे इन दोनों के दरमियान क्या है जी, डबल बॉन्ड है। तो वो डबल बॉन्ड कौन सा होता है, हाइड्रोजन, और गवानिन के सामने क्या होता है, साइटोसिन। तो यहां पे कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, लेकिन वो ट्रिपल बॉन्ड भी कौन सा है, हाइड्रोजन का। तो गवानिन का साइटोसिन के ऑपोजिट और थाइमिन जो है वो एडेनिन के ऑपोजिट, और दोनों में पहले में डबल बॉन्ड और गवानिन और साइटोसिन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। और 10 बेस पेयर होती हैं जी हर टर्न के अंदर, यानी ये एक टर्न है, ये एक टर्न है, तो हर टर्न के अंदर टोटल कितनी होती हैं जी, 10 नाइट्रोजन बेस पेयर्स होती हैं। तो ये हमारे पास जो था वो वाटसन क्रिक मॉडल था, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है, 2 दफ़ा बोर्ड में ये लॉन्ग आ चुका है। अच्छे तरीके से इसे ऑब्जर्व कीजिए, लर्न कीजिए। सो आज के लेक्चर में आपने पढ़ा व्हाट इज़ न्यूक्लिक एसिड, और उसका एक पार्ट जो है वो डीएनए हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो है वो आरएनए के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।